20 पेशेंट को लेके वो मैं छोटे से रूम में थी पेंट्री में। और ऐसी मीन्स फायरिंग में जहाँ हैंड ग्रेनेड भी फेंके जा रहे थे, ऐसी सिचुएशन में एक ऐसे सुबह कल की देख पाएँगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। मैंने उसे आइडेंटिफ़ाई किया और जब मैंने बताया कि यही था वो, तब उसने हँसकर जवाब दिया, "मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल का साहब हूँ।" Your questions, their answers. Dialogue at Nation Next. अंजलि कुलथे एक ऐसी नर्स की कहानी जिन्होंने 14 साल पहले 26/11 के दिन कामा हॉस्पिटल में 20 से भी ज्यादा प्रेग्नेंट औरतों की जान बचाई और एक बच्चे को जन्म देने के लिए भी मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अजमल कसाब के खिलाफ कोर्ट में गवाही भी दी है। मैम, अ बिग सल्यूट टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू मैम। मुझे बताइए कि आप उस वक्त पे कामा हॉस्पिटल में थी, आपको कब समझ में आया कि वहां कुछ गलत हो रहा है? एक्चुअली 26/11 के उस नाइट में मेरी नाइट ड्यूटी थी और हमारी नाइट ड्यूटी रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होती है और हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। हम्म। अ, फायरिंग वगैरह के बारे में कुछ ऐसे मालूम नहीं था और हमेशा की तरह हम ड्यूटी पे आए थे और पेशेंट्स की ओर वगैरह लेने के बाद हम लोग हमारा रूटीन वर्क कर रहे थे और उसी वक़्त 1 घंटे के बाद हमें फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन मिली कि सीएसटी स्टेशन पर फायरिंग हो रही है, तो आपको इमरजेंसी तैयारी रखनी है। और वैसे तो इमरजेंसी हमारी तैयारी होती है, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएँ होती है तब हमारा कुछ इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा वर्क होता है, वो हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की और हम हमारा काम कर रहे थे। और इसी दरमियान मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं खिड़की की तरफ भागी और मैंने देखा कि 2 टेररिस्ट वो आगे भाग रहे थे और अपनी पुलिस पीछे से फायरिंग कर रही थी और उन्होंने उस वक़्त कामा हॉस्पिटल के गेट से छलांग लगाकर वो अंदर आए थे और उस वक़्त उन्होंने हम लोगों को विंडो पे मेजॉरिटी में देख के उन्होंने 2 फायर किए थे। तो उस वक़्त एक फायरिंग में लाइट चली गई थी और दूसरी फायरिंग में मेरी एक सर्वेंट थी साथ में, हीरा जाधव करके, तो उसे गोली लगी थी और उसके हाथ को गोली लगी थी। इसकी वज़ह से काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा था और वो डरी हुई थी, तो उसे कैजुअल्टी ले जाना मुनासिब था और उस वक़्त मेरे साथ दूसरी जो सर्वेंट थी, तो वो डरी हुई थी और वो कैजुअल्टी उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो मैं ही उसको कैजुअल्टी लेके गई और जैसे ही मैं कैजुअल्टी के लिए स्टेयरकेस से नीचे उतरने लगी, तो वहाँ पे कैजुअल्टी की सिस्टर थी। तो उन्होंने देखा कि वो सर्वेंट पूरी साड़ी में लथपथ थी और उन्होंने देख के पूछा कि अंजलि ये क्या है? तो मैंने बोला कि टेररिस्ट जो है वो अंदर आ चुके हैं अपने हॉस्पिटल के और उनकी फायरिंग की वजह से वो ज़ख्मी हो गई है। इतना बोलना था तो कि सभी जगह भाग-दौड़ शुरू हो गई वहाँ पे। और मैं वहाँ उसे कैजुअल्टी लेके ऑन ड्यूटी सीएमओ जो अर्चना गरुड़ मैडम थी, उन्हें बताया कि टेररिस्ट अंदर आ चुके हैं और उनकी फायरिंग की वजह से ये ज़ख्मी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे इसे ट्रीटमेंट के लिए लेके आई हूँ और अभी मुझे वापस अपने वार्ड में जाना है। और मैं वहाँ जाने से पहले उन्हें पुलिस को इत्तला करने के लिए बोल के गई। और मैं जैसे ही अपने वार्ड की तरफ जाने लगी, स्टेयरकेस चढ़ने लगी तो मेन डोर पे मैंने देखा कि वो टेररिस्ट जो है उन्होंने दोनों वॉचमैन को फायर कर दिया था। ये देखना था तो मैं एकदम डर गई। हाँ, तो ये सीन देख के तो मैं काफ़ी डर गई और अपनी वार्ड की तरफ भागी और मैं वहाँ जाके मैंने अपने मेन डोर बंद कर दिया और लॉक कर दिया और उसी वक़्त मैंने देखा कि वो टेररिस्ट ऊपर की तरफ भागे और उनके पीछे पुलिस थी। और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई दोनों तरफ से। मैं अपने उस वक़्त एंटीनेटल केयर यूनिट वार्ड में थी, जहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन्स होती है। वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन्स को केयर दी जाती है और उस वक़्त मेरे वार्ड में 20 पेशेंट्स थे और वो ये सब सीन देख के काफ़ी डरे हुए थे। उन्हें मैंने अपने पेशेंट का पैंट्री में शिफ्ट किया, जहाँ वो सेफ जगह थी। वहाँ पे विंडो वगैरह नहीं थी
और छोटी रूम थी, वहाँ पे मैंने सभी 20 पेशेंट को शिफ्ट कर दिया और सब लाइट्स ऑफ कर दिए। पेशेंट्स को मोबाइल बंद करने को बोले, क्योंकि उसी वक़्त मोबाइल पे पेशेंट्स के फ़ोन अपने रिश्तेदारों को जा रहे थे, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे और वो काफ़ी डरी हुई थी पेशेंट्स और रो रही थी। उस वक़्त उनको मीन्स मॉरल सपोर्ट काफ़ी ज़रूरत था। तो उन्हें मॉरल सपोर्ट दिया, उन्हें बताया कि विश्वास दिलाया कि आपको कुछ नहीं होने दूँगी, आप यहाँ पे सेफ है, जब तक मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ, आप सेफ है। और उन्हें मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए बोल दिए। उसके बाद मुझे एक डर था कि इसमें प्रेग्नेंट वुमन जो काफ़ी ऐसे डरे हुए इसमें माहौल में होती है, या तो फिर काफ़ी एक्साइटेड होती है, तब उन्हें लेबर पेन शुरू होते हैं। जी। तो ऐसी सिचुएशन में किसी पेशेंट को लेबर पेन हो, तो ये मेरे लिए ये टाइम में तो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन और वही हुआ, मेरे पास जो सीवियर हाइपरटेंशन की पेशेंट थी, उसे लेबर पेन शुरू हो गए। तो मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन पे बताया कि सीवियर हाइपरटेंशन की जो पेशेंट है, उसे लेबर पेन शुरू हो गए हैं, तो आप नीचे आके पेशेंट को चेक करें। लेकिन उन्होंने बताया कि अंजलि, ऐसे माहौल में जहाँ फायरिंग हो रही है, ऐसे सिचुएशन में मैं नीचे नहीं आ सकती। अब सीन ये था कि ऐसी सीवियर हाइपरटेंशन की पेशेंट जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, उसके लिए पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। और मुझे ये ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको शिफ्ट करना मुझे मुनासिब लगा और उसके हिसाब से मैंने पेशेंट को समझाया। वो डरी हुई थी, वो तैयार नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास दिलाया और तब जाके वो तैयार हो गई पेशेंट। और फिर उसे मैं लिफ्ट से तो लेके नहीं जा सकती थी, क्योंकि लिफ्ट लिफ्ट में भी फायरिंग हो रही थी, लिफ्ट नीचे ऊपर हो रही थी और उसमें मुझे फिर स्टेयरकेस से पेशेंट को ले जाना ठीक लगा। लेकिन डर ये भी था, क्योंकि फायरिंग चल रही थी, कोई भी गोली मुझे भी लग सकती थी, पेशेंट को भी लग सकती थी। मुझे भले लगे, लेकिन पेशेंट के लिए मेरा ये एम था कि पेशेंट और बेबी ये दोनों सुरक्षित हो। और इसके लिए मैंने ये सब मीन्स डेयरिंग किया था कि वो पेशेंट को शिफ्ट करना है। तो इसके लिए मैंने उसको बोला कि मैं आगे रहती हूँ और आप पीछे मेरे साथ आएँगे, और मैंने उसका हाथ पकड़कर स्टेयरकेस से वो दीवार को सिटक के हम लोग जाने लगे। और क्योंकि ज़रा भी हिलते, तो कोई भी गोली किसी को भी लग सकती थी। और ऐसे धीरे-धीरे करते हम लोग लेबर रूम तक पहुँचे। वहाँ पे मैंने वो स्टाफ को ये पेशेंट को छोड़ दिया वहाँ पे, और मैं फिर से अपने वार्ड की तरफ आई। उसके बाद हम लोग सुबह 7:30 बजे तक, जब तक कि पुलिस नहीं आती और हमें सिग्नल नहीं देती, तब तक मैं वो पेशेंट के साथ वो पैंट्री में थी। तो ऐसे कितने घंटे आप वहाँ थी? अभी सुबह तक तो मैं 7:30 बजे तक हम लोग थे। सुबह पुलिस आने के बाद उन्होंने जब गेट खोलने को बोला, तभी हम लोगों ने खोला। और वो रात तो हम भूल नहीं सकते, सुबह तक ये जो चल रहा था। और ऐसे था कि उस फायरिंग में एक तरफ फायरिंग हो रही थी और बीच-बीच में हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। हैंड ग्रेनेड फेंकने की वजह से जो बिल्डिंग है, वो जैसे अर्थक्वेक होने के बाद हिलते हैं, उस तरह हिल रही थी। और सुबह देख पाएँगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। किस तरीके का पैनिक था वहाँ पे? क्योंकि सभी औरतें प्रेग्नेंट थी, तो उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, तो कितने डरे हुए थे सब लोग? एक्चुअली पेशेंट की फैमिली उस वक़्त नहीं थी। पेशेंट के जो रिलेटिव्स है, वो तो ये फायरिंग की वजह से तो छुप गए थे नीचे ही। लेकिन पेशेंट 20 पेशेंट को लेके वो मैं छोटे से रूम में थी पैंट्री में। और ऐसी मीन्स फायरिंग में जहाँ हैंड ग्रेनेड भी फेंके जा रहे थे, ऐसी सिचुएशन में एक ऐसे सुबह कल की देख पाएँगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन
एक यूनिफॉर्म का जुनून था कि मरना तो है लेकिन कुछ करके मरना है। ऐसे कीड़े-मकोड़ों की तरह मरने से अच्छा है कुछ करके मरे। ये एक जुनून था, एक यूनिफॉर्म की पावर थी, जो मुझसे ये सब करवा रही थी। आपने जब आपने देखा कि फायरिंग हो रही थी अंदर, तो बाकी टेररिस्ट थे, अजमल कसाब भी आपने देखा होगा, तो इन लोगों के चेहरों पे किस तरीके के एक्सप्रेशंस थे, किन तरह के हाव भाव थे? नहीं मैडम वो तो अभी वो लोगों की फायरिंग वो 6 माले पर थे और अपनी पुलिस 3rd फ्लोर पे थी। तो उनके बीच में जो फायरिंग हो रही थी, तो उनके एक्सप्रेशन तो मैं देख नहीं पाई। लेकिन जो माहौल था, उस माहौल में मैं सिर्फ़ अपनी पेशेंट की तरफ देख रही थी, क्योंकि मुझे अपने इस बेस पेशेंट को जो प्रेग्नेंट वुमन थी, उनको सेफ रखना ये मेरे लिए ज़रूरी था। उस वक्त में आपके दिमाग में क्या आ रहा था कि आपकी भी फैमिली है, वो आपके लिए कंसर्न थी, तो आपके दिमाग में सारी बातें आ रही थी? हाँ, एक बार ऐसी सोच तो आई कि मीन्स घर की याद आई क्योंकि घर का फ़ोन आया था, मेरे हस्बैंड के फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा चल रहा है, आप मीन्स सेफ हो ना? मैं वहाँ आऊँ क्या? लेकिन ये सिचुएशन में उन्हें वहाँ बुलाना मुनासिब नहीं था। क्या कहा आपने उन्हें? मैंने कहा नहीं यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे पुलिस है और हम लोग सेफ है करके। जबकि हम सेफ नहीं थे जी। क्योंकि कुछ भी हो सकता था, लेकिन उनको मुश्किलों में डालना मुझे ठीक नहीं लगा। और ऐसा था कि वो यूनिफ़ॉर्म की पावर और मैं जो ड्यूटी कर रही थी, तो मेरी ड्यूटी सिर्फ़ पेशेंट के लिए थी। जी। तो घर से ज़्यादा मेरा ध्यान तो पेशेंट की तरफ था, क्योंकि इतना फ़ोन पे उनको बोलने के बाद, ना तो मुझे घर की याद आई और ना घर के लोगों की याद आई। और लेकिन जब यूनिफ़ॉर्म चेंज करने के बाद सुबह, मैं खुद शॉक में थी कि मैंने क्या किया? कुछ भी हो सकता था। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। हैट्स ऑफ। मुझे बताइए कि 1 महीने के बाद आपको इन उन टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, तो इनिशियली आप थोड़ा-सा आपको डर लगा या आपने मना किया था, बट कैसे हुई वो सारी चीज़ें और किस बेसिस पे फिर आपने ये सोचा कि नहीं, मैं जाऊँगी वहाँ पे कोर्ट में? नहीं, एक्चुअली आइडेंटिफ़िकेशन के लिए राधिका मैम मुझे बोला गया। तो हुँ। जब ये क्राइम ब्रांच वालों ने मुझे लेटर लेके आए थे और उन्होंने बोला था कि आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कसाब को। तो मैं तो तैयार थी क्योंकि अपने भारतीय न्याय व्यवस्था में मुझे हेल्प करनी थी जी। क्योंकि किसी को तो भी आगे आना था और वो सिचुएशन ऐसी थी कि उस वक़्त सभी डरे हुए थे और किसी को तो भी आगे आकर उसे आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी था क्योंकि जिस तरह इस टेररिस्ट ने जी। लोगों को मारा है और जिस तरह से उसने वो मीन्स ये दहशत निर्माण की थी, तो ऐसे दहशतवादी को सज़ा मिलनी ज़रूरी है। तो तब मैं तैयार थी लेकिन मेरी फैमिली तैयार नहीं थी। राइट। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को फ़ोन पे बता दिया कि मुझे आइडेंटिफ़िकेशन के लिए जाना है और क्राइम ब्रांच के लोग मुझे लेने के लिए आए हैं, तब उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात की और उन्होंने कहा कि आप उन्हें मत ले जाइए क्योंकि मुझे उसे वहाँ नहीं भेजना है। तब उन्होंने कहा था कि देश के लिए आप उन्हें हमारे साथ भेजिए, लेकिन उस वक़्त मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि अ, ये लोग कब आए किसी को पता नहीं चला और अभी भी जहाँ कहीं बॉम्ब डिफ्यूज़ किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये लोग अभी तक है यहाँ पर। जी। तो जब आपने उनको आइडेंटिफाई किया, तो क्या मतलब कैसी वो सिचुएशन थी? आपने उनकी आँखों में आँखें डाल के देखा या व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंड? हाँ, राधिका मैम मुझे उसके हाइट्स के 5 जन ऐसे सामने रखे थे, उसके साथ ये कसाब भी था और सामने ही मुझे उसे आइडेंटिफ़ाई करना था। तो किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया कसाब को और बाकी लोगों को? क्या आपने एक्चुअली उनकी आँखों में आँखें डाल के उन्हें देखा? हाँ, राधिका मैम क्योंकि जब उसने फायरिंग की थी,
तो मैं वो उसे नहीं भूल सकती। जी। और वो जब उसे सामने देखा तो मैंने उसे आइडेंटिफाई किया, और जब मैंने बताया कि यही था वो, तब उसने हंसकर जवाब दिया, मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल का साहब हूँ। तो मैं एकदम शॉक में कि उसे जरा भी डर नहीं था उसके चेहरे पे। ही और सेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। हाँ, कि मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल का साहब हूँ। तो मैं एकदम शॉक हो गई कि उसे जरा भी डर नहीं था कि मुझे सजा होगी, मैं मुझे पकड़ा है, मुझे सजा होगी। ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं यहाँ से आराम से निकलने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो तब वहाँ के सुप्रीटेंडेंट मैडम थी, साठे मैडम, उन्होंने बोला, अंजलि, मीन्स उस रात तुमने जो किया तब तुम्हें डर नहीं लगा, लेकिन अभी तुम क्यों डरी? तो मैंने बोला, मैडम वो इस तरह से हंस के बात कर रहा है कि आपने मुझे पकड़ा है, लेकिन मैं यहाँ से आराम से जा सकता हूँ। तो बोले, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, यहाँ से चींटी भी नहीं जा सकती। ओह माय गॉड। और क्या आपके दिमाग में उस वक्त आ रहा था, और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था उस वक्त पे? नहीं, मीन्स सब लोगों को तो काफी ताज्जुब हुआ। उन्हें ऐसे लगा कि जिस तरह मीन्स मैं बिना डरे वहां तक आइडेंटिफिकेशन के लिए गई, और जिस तरह से उसे आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने बोला कि मैडम, हम लोग आपको सैल्यूट करते कि जिस जी। तरह आप सामने आए हैं और जिस तरह उसे आइडेंटिफाई किया। क्योंकि राधिका, उस वक्त मेरी मॉम ने भी मुझे मीन्स मना किया था। उन्होंने बोला, रोते रोते बोला था कि क्या तुम्हें हमारे बारे में कुछ विचार नहीं आते क्या? आप हमारे बारे में सोचती नहीं हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मम्मी, जैसे कि मीन्स आगे आने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, किसी को तो आगे आना ही है, जी। तो क्यों ना मैं जाऊं। और मैंने उस वक्त उसे आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिफॉर्म में जाना ज्यादा ज्यादा जरूरी समझा। उस वक्त मुझे वो पूछा गया कि आप यूनिफॉर्म में ही क्यों आ रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे मालूम है कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी गोली मुझे लग सकती है, मैं किसी गोली की शिकार हो सकती हूँ, ये मुझे मालूम है। लेकिन अगर अच्छा, उस मुझे वक्त में आपके मन में ये डर था? डर था, मुझे मालूम था कि कुछ तो होगा, लेकिन मैं खुद के बारे में नहीं सोच रही थी। मुझे सिर्फ अपने देश के लिए इस अतिरेकी को आइडेंटिफाई करना, ये एक ही एम था। तो तब मैंने बोला था, मुझे मालूम है कि कोई भी गोली मुझे लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे इस यूनिफॉर्म में अगर मेरी मौत होती है, तो ये मेरे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, मेरे फैमिली के लिए काफ़ी गौरव की बात है। वो बिल्कुल था। अंजलि जी, मुझे फिर से आपसे पूछना है कि जब कसाब ने आपसे वो कहा और आपने वो सुना, तो उसके बाद कसाब का क्या एक्सप्रेशन था, क्या रिएक्शन था उसका? नहीं, वो तो हँस के ही बात कर रहा था ना कि मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल कसाब हूँ। तो इतना आइडेंटिफाई करना था, तो किस फिर तरीके का माहौल था फिर वहां पे जब उसने ये कहा? वहाँ पे सब पुलिस थे, और वो लोग भी मीन्स देख रहे थे कि किस तरह से वो ये कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। लेकिन उन्हें तो मालूम है ना कि उनके इस सिक्योरिटी में हम्म। इस वो बाहर तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये मेरे लिए तो ये नई बात थी। जी। तो मुझे डर था कि मीन्स इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर वो इस तरह से बात कर रहा है, तो शायद उसे मालूम है कि मैं यहाँ से आराम से बाहर निकल सकता हूँ। तो कैसे उनको क्या सबको बिठा के रखा था, खड़ा रखा था, जमीन पे बिठाया था? खड़े थे वो, खड़े। सामने खड़े ही थे। जी। ओ माय तो गॉड। उनमें क्या, से मुझे आइडेंटिटी। तो जब आप इस मोमेंट के बारे में सोचती है या कामा हॉस्पिटल में जो हुआ वो सोचती है, तो आज आपको क्या महसूस होता है? आज 14 साल हो चुके हैं उस इंसिडेंट को, आई एम श्योर, एंड वो दिख भी रहा है कि आप उसमें से कुछ भी नहीं भूली है। नहीं, कुछ भी नहीं भूली है, क्योंकि वो एक बुरा सपना है मेरे लिए। और जब भी कभी कुछ प्रोग्राम होता है, वहां पे पटाखे वगैरह फूटते हैं, तो ऐसे स्लाइटली मीन्स
वो घटना याद आती है। और अभी तो काफी मीन्स हॉस्पिटल में सुधार है, जैसे कि सीसीटी कैमरे बिठाए हुए हैं और गार्ड्स है। और पहले कैसे वॉचमैन और गार्ड्स के हाथों में सिर्फ लकड़ी हुआ करती थी, लेकिन अभी तो बंदूक है। और हम लोग काफी सेफ रखते मीन्स खुद को महसूस करते हैं सेफ। और काम करने में काफी सुधार भी हुआ है। जैसे कि अभी हमारे जो सुपीरियर्स है, तो ऐसे कैंप्स रखते हैं और प्रोग्राम भी होते हैं, जो नर्सिंग सर्विस में ऐसे घटना में आपको किस तरह से पेशेंट को हैंडल करना है वगैरह, ये सब गाइडेंस होता है। जी तो अभी ऐसे मीन्स घटना अगर होती है तो हम तो तैयार है। और राधिका मैम, मुझे तो लगता है कि उस नाइट में जिस तरह मेरी सभी स्टाफ नर्सेस और सभी स्टाफ जो है कर्मचारी, उन्होंने जिस तरह से वो नाइट में उस घटना को हैंडल किया है, तो मीन्स किसी भी पेशेंट को खरोच तक नहीं आने दी। हम्म। तो मुझे काफी प्राउड लगता है कि मैं इस ऐसे हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। उस वक्त पे क्या आपको सरकार से कुछ मदद मिली इस इंसिडेंट के बाद? नहीं, नहीं मदद तो कुछ नहीं मिली। बस आप जैसे लोगों का प्यार है, आप मुझे याद करते हैं हर साल, यही मेरे लिए बहुत है। पर और क्या आप मेन तो ये है कि मीडिया ने मुझे काफी मीन्स ऊंचाई पर रखा है। आप लोगों का जिस तरह आप मुझे हर साल याद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत है। ये नहीं, मेरे लिए आपको ऊंचाई काफी पे नहीं बड़ी रखा बात है। है। ये इट इज और समथिंग जो आपसे सीखने वाली बात है, तो आप वो बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। आपको कहीं किसी ने कहीं नहीं रखा है। और और मेन ये है मैम कि मुझे मीन्स दुनिया को मैंने मीन्स मेरे नर्सिंग प्रोफेशन ने ये दिखा दिया है कि हम लोग सिर्फ पेशेंट की नर्सिंग केयर तक ही सीमित नहीं है, Absolutely. बल्कि ऐसी घटनाएं जब होती है तो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से किस तरह से अपना अपने पेशेंट को, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसे सेफ रखती है, तो उस तरह वो पेशेंट को किस तरह सेफ रख सकती है, कोई भी शस्त्र के बिना। शस्त्र से तो कोई भी लड़ता है, लेकिन बिना शस्त्र के केवल एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से किस तरह हैंडल कर सकती है, ये एक नर्सिंग प्रोफेशन ने मीन्स पूरे विश्व को दिखा दिया है। तो ये मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। अंजलि जी, मेरी तरफ से और मेरे चैनल के तरफ से एंड आई एम श्योर पूरे देश के तरफ से बिग सल्यूट टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। Nation Next News Hub for New India.